नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं गया की शेर घाटी में। कोरोना संक्रमण, चीन से आई एक बीमारी ने तबाही मचाकर रख दिया है। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण ने तबाही मचाकर रख दिया है। ना जाने कितने लोग जान गंवा चुके हैं और क्योंकि तीसरी लहर का भी आगमन हो चुका है। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षा संस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हालांकि जो शिक्षा संस्था है भारत के सारे राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी के दरवाजे बंद है पिछले 2 साल से। इसको लेकर बहुत सारे जो टीचर्स है, जो बड़े संस्था है, वो उन्होंने तो ऑनलाइन क्लासेस का जो जरिया था उसको अपना लिया है, लेकिन जो छोटे संस्था है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संस्था बंद हो चुकी है। तो आज उन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स मौजूद हैं। तो एक एक कर हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना महामारी में कितना इन पे प्रभाव पड़ा है, कितनी मुश्किलें आई हैं, कितनी मुश्किलों से ये जूझ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ गौरव सिंह मौजूद हैं और आइए इनसे बातचीत करते हैं। गौरव जी, बताइए, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस चीज़ के टीचर हैं, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? जी, मैं साइंस का टीचर हूँ। जी, आप एक साइंस के टीचर हैं और कोरोना बीमारी जो आई है, कोरोना संक्रमण का जो बीमारी है, उस साइंस के टीचर को बहुत अच्छे से, हालांकि सभी को पता है, लेकिन साइंस के टीचर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। ये बताइए कि कितना परेशानी हो रहा है? जी, परेशानी तो बहुत हो रहा है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो परेशानी है वो ये है कि बच्चों का पूरा भविष्य जो है वो अंधकार में हो रहा है, क्योंकि कभी खुलता है कभी बंद होता है। ठीक है, तो इससे रिदम नहीं बन पाता पढ़ाई में और बच्चा जो है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम स्पॉइल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बच्चा का कोई भी कॉन्सेप्ट बन नहीं पा रहा है अच्छे से। और दूसरी बात ये है कि जो भी टीचर प्राइवेट शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक आर्थिक समस्या है। ठीक है, और जिसके लिए सरकार के तरफ से भी कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, और उनके पास मतलब बहुत समस्या है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनका रोजी रोटी इसी से चलता है। तो सरकार को इसके से संज्ञान लेना चाहिए और बिल्कुल इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सके तो कुछ गाइडलाइंस के साथ ही स्कूल को, शिक्षण संस्थान को, कोचिंग संस्थाओं को सरकार को खुलवाना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो करते हुए कुछ जो कम बच्चों को बुलाए, स्कूल पूरी तरह से बंद ना करने की, यही आप चाहते हैं, ताकि इसके वजह से जो आर्थिक स्थिति से आप लोग जो जूझ रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए। जी जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि सरकार हर चीज़ में गाइडलाइन को तो जारी करके उसको करने दे रही है मैम। सिर्फ शिक्षण संस्थाओं के ऊपर ही ये प्रहार करना बार बार लॉकडाउन में, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और सरकार की नीति भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ शिक्षण संस्थाओं से ही थोड़े ही ना कोरोना का स्प्रेड होता है मैम। तो ये चीज़ को समझना चाहिए, सरकार को भी कुछ गाइडलाइन जारी करे और ज़रूर शिक्षण संस्थान को खुलवाए। ठीक है, प्रेजेंटेशन को कम करके 20, 30, 50% का प्रेजेंटेशन रखे और इसको खुलवाना चाहिए मैम, ताकि जो भी शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात तो यह है कि अभी कोई भी बच्चा, सपोज कीजिए मैम कि जो 10 क्लास में है वो तो ना 8 क्लास पढ़ा ना 9 क्लास पढ़ा और सीधे 10 क्लास में। ठीक है मैम, तो इस तरीके से वो कितना पिछड़ चुका है और उसका कोई मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई पकड़ ही नहीं होता है और बीच बीच में बंद होता है, तो रिदम नहीं बन पाता। बच्चे भी पढ़ाई जो है वो कर नहीं पाते अच्छे से घर पे। और जहाँ तक आपने बताया ऑनलाइन की बात है, तो ऑनलाइन क्लास जो है मैम वो मतलब करवाते हैं हम भी, बट इसमें बहुत डिस्टरबेंस होता है मैम। ठीक है, सबसे बड़ी परेशानी इसमें वॉइस की है, क्योंकि हर बच्चे एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, और उसमें कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो समझिए एक तरीके से वो एक खेल है। ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाता मैम। हमारे साथ यहाँ पे और भी टीचर्स मौजूद है, तो आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? हमारा कुंदन कुमार नाम हुआ। जिनका नाम कुंदन कुमार है। कुंदन जी, आप ये बताइए कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो क्लासेस का जो सिलसिला है, तो कितने बच्चे जो हैं, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितनी डिफरेंसेस है, क्या अंतर होता है? जितना मज़ा ऑफलाइन में है उतना मज़ा ऑनलाइन में नहीं है। जी, एकदम डायरेक्टली बात है।
आप किस चीज़ के, किस सब्जेक्ट के? हम सोशल साइंस के टीचर हैं। अच्छा, आप सोशल साइंस के टीचर हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो ऑफलाइन में जिस तरह से आप बच्चे के साथ, जिस तरह से बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेस्टिंग जो टॉपिक आप पढ़ाते हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। तो बहुत परेशानी होना ढेर परेशानी का तो पूरा जूझने पड़ता है लड़कन लोग का भी। साथ साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कभी किसी के पास मोबाइल है तो कभी किसी के पास टावर नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही है। जब आवाज़ें क्लियर ना रहे तो बच्चा क्या समझेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हर इंसान के पास नेट नहीं होता है, हर इंसान के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है वो काफ़ी काफ़ी मुश्किल होता होगा, क्योंकि सारे पेरेंट्स एक समान नहीं होते हैं। जी, हम कम से कम हमारा गांव में घर है, 99% देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास फेलवर है। 99%। आपने कितनी कोशिश की है ऑनलाइन क्लासेस में? आप मतलब आपने अभी तक में कितना ऑनलाइन क्लासेस किया होगा, ये जरा बताइए। क्लास हम लिए, लेकिन क्लास लेने के पास किसी के पास टावर नहीं है। टावर है लेकिन किसी के पास मोबाइल में पैसे नहीं है। क्या आप मतलब कि पैसे नहीं है तो क्या आप हार मान गए? नहीं, हम नहीं हार माने, अगला व्यक्ति का ही प्रोसेस है। जैसे ये कोरोना काल में खाली शिक्षक संस्था नहीं बुरा है, इसमें हर व्यक्ति का बुरा स्थिति है। लेकिन एक ऐसा है, शिक्षण संस्थान को मोहरा बनाकर बंद कर दिया जाता है। एक अम्बेडकर साहब का लाइन है, एक शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार शेर रूपी जो दूध है वो पी ही नहीं दे रहा, शिक्षा रूपी दूध को पी ही नहीं दे रहा है। जब पी ही नहीं दे रहा है तो फिर कहाँ से लोग अधिकार के लिए लड़ेगा, हक के लिए लड़ेगा, रोजगार के लिए लड़ेगा। कहानी क्या स्थिति है, देखा जाता है कि आप लाश फूकने जाइए तो 50 व्यक्ति जाइए, बारात जाइए तो 50 व्यक्ति जाइए, और कोई सार्वजनिक काम हो तो 50% रहे। अरे भाई, इसमें भी 50% व्यवस्था के साथ किया जाए, खोला जाए। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि सभी जगह कोरोना संक्रमण है, लेकिन चुनाव में कोरोना का कोई नामो निशान नहीं होता है। क्लासेस ऑनलाइन और रैली ऑफलाइन होता है। ये जो सिलसिला है ये काफ़ी गलत होता है, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षक संस्था पे नहीं, शिक्षा संस्था पे नहीं, हर जगह यही खेल है। और हमारे साथ एक और टीचर मौजूद है। क्या नाम है आपका? बबलू विश्वकर्मा। बबलू विश्वकर्मा। बबलू जी, आप ये बताइए कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। अच्छा, आप इंग्लिश के टीचर हैं। तो आप बताइए कि कितना मुश्किल होता होगा, कितना टफेस्ट सिचुएशन से आप लोग इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग जूझ रहे हैं? टफ सिचुएशन की बात रही तो आज के दौर में कहा जाए तो प्राइवेट संस्था वाले जो शिक्षक हैं उनसे ज़्यादा बेरोजगार आज के समय में कोई बेरोजगार नहीं है। सबसे बड़ी बेरोजगारी दिखाई पड़ती है तो प्राइवेट शिक्षक संस्थान वाले शिक्षक को बोला जाता था कि वो बेरोजगारी से बचाते हैं, लेकिन इस जो कोरोना का जो दौर आया है, कोरोना का जो सिचुएशन है, उसमें शिक्षक ही बेरोजगार हो चुके हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं। अगर इस विषय में अगर थोड़ा सा सरकार कुछ नीति बना करके भी विचार करती कि नहीं, जिस प्रकार से हर जगह हर क्षेत्र में 50% छूट दी जा रही है, काश इसी प्रकार से कोचिंग संस्थान में भी अगर 50% भी छूट दे करके बच्चों को बुलाया जाए हर प्रकार से, तो उसके लिए हम लोग भी सम्मत हो जाते, रेडी हो जाते कि कम से कम हम लोग। आपने ऑनलाइन क्लासेस करवाया है? करवाने की कोशिश किया लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। मतलब यहाँ पे सभी ने हार मान लिया बच्चे। तो फिर 2 साल से आपके जो स्टूडेंट है वो पढ़ ही नहीं रहे होंगे? नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। नहीं पढ़ पा रहे हैं। बस जो सिलेबस होना, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिल्कुल अलग हो जा रहा है। बच्चों से पूछा जाता है, गार्जियन से पूछा जाता है, तो बिल्कुल बच्चों को तो अब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। जी, 2 साल का जो सिलसिला है, 2 साल में बच्चे पढ़ाई करना भूल चुके हैं। ऑनलाइन में कितनी पढ़ाई होती है ये हम सबको पता है। कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी बच्चे के इंटरेस्ट पे जाता है, तो वो बहुत टफेस्ट सिचुएशन होता है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। हाँ। और बताइए कि जो इंग्लिश का जो है, इंग्लिश माध्यम के आप इंग्लिश सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, बच्चों के बीच में इंग्लिश नहीं हो पा रहा है। अब बताइए कितना टफेस्ट सिचुएशन है? बहुत टफ सिचुएशन है, इसलिए टफ सिचुएशन है। एक तो क्योंकि आज के दौर में इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो उसमें बताइए कि आपको कितना कठिन है? इंग्लिश तो महत्वपूर्ण होती है मैम, लेकिन सबसे बड़ी बात एक तो हमारे बिहार बोर्ड में, खासकर बिहार बोर्ड अगर क्लास चलाती है, 10th तक तो इंग्लिश का कोई वैल्यू है नहीं जी। और 11th से शुरुआत होता है, 12th से शुरुआत होता है, और उससे पहले 7, 8, 9 में तो बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है।
और जब 11-12 में डायरेक्ट इंग्लिश अगर मिल जाए उसे पढ़ने को, तो और उसे टफ नज़र आ रहा है, और अब तो और हो जाएगा ज़्यादा। आपने बोला कि बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये तो शिक्षक गण हैं, आप लोग पे भी सवाल उठ जाएगा कि क्यों नहीं बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। आप लोग टॉपिक इंटरेस्टिंग बनाइए, बच्चों को इंटरेस्ट बिल्कुल आएगा। मैम पहले तो लगता था मन, ये 2 सालों में जो कोरोना काल में जो छूट गया बच्चों का ना, उस कारण अब बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब क्या लगेगा मन, उन लोग तो डायरेक्ट एकदम छुट्टियाँ एक कहा जाए तो सार्वजनिक पर्व त्यौहार के रूप में उन लोग जानते हैं कि चलो एक अच्छा ये पर्व है जो हम लोग की छुट्टी मिलती रहती है। बच्चों को भी, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत इस सिचुएशन से अब वो उब चुके हैं, बोर हो चुके हैं, अब उनको स्कूल जाना है, स्कूल के दरवाजे को खोलना है, स्कूल की मस्ती, स्कूल की पढ़ाई उनको बहुत याद आ रहा है। तो सारे बच्चे नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे को अब इस बात का बहुत दुख होता है कि कोरोना जल्दी से जाए। जी, कोरोना जल्द से जल्द जाए और जो बेरोजगार शिक्षक हैं और रोजगार की ओर आ जाए, क्योंकि हम लोग इसी पर डिपेंड है ना, हम लोग इसी पर डिपेंड। और ये छोटे संस्थान वाले को बंद करके पलायन की ओर, मतलब दूसरे शहरों के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि आप चलिए, इस प्रकार की बात आता है। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? जी मैम, मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। जी गौतम जी, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? जी मैं साइंस बायोलॉजी का टीचर हूँ। अच्छा, बायोलॉजी के टीचर हैं। तो आप बताइए कि कोरोना का दौर आपके लिए मतलब कितना कठिनमय रहा, कितना परिश्रम आपको करना पड़ रहा है? जी, कोरोना का दौर सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोरोना के दौर में बच्चे लोग तो पढ़ाई करते हैं, मानते हैं पढ़ाई करते हैं, लेकिन किसी काम को यदि लगातार किया जाए, उस प्रक्रिया को, और किसी काम को लगातार ना करके छोड़ कर किया जाए, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। कई वैज्ञानिकों ने, लमार्क ने भी बोले हैं कि यदि किसी पर काम को लगातार किया जाए तो वो काम ज़्यादा सफल होती है। लेकिन हमारे सरकार न जाने क्या दुश्मनी शिक्षक से हैं, जो हर बार शिक्षा संस्थान को ही बंद कर दिया जाता है। आपके ख्याल से, आपके बातों से ये लग रहा है कि सरकार एकदम दुश्मन बन चुकी है शिक्षक के। जी, मैं एकदम 100% सरकार के खिलाफ हूँ, क्योंकि सभी चीज खुला हुआ है लेकिन शिक्षा संस्थान बंद है। हम लोग, तो आपकी सरकार से क्या अपील है? अब क्या आप अपील करना चाहते हैं? जी मैं सरकार से सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि कोचिंग इसको कुछ गाइडलाइन दे करके इसको पुनः खोलने की कोशिश किया जाए। ठीक है, 100% बच्चे नहीं होंगे, लेकिन 20 ही बच्चे पढ़ेंगे। यदि मानना है कि कोई भी काम करने के लिए बच्चे को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार यह चाहती है कि बच्चा शिक्षित हो ही नहीं, हम अपना पूरे मंतव्य को रख सके, जैसे मन चाहे हम वैसा काम को करें, क्योंकि सरकार बच्चे को शिक्षित होने ही नहीं देंगी। आप बताइए, आप कितने साल से टीचर हैं? मैं 3 से 4 सालों से टीचिंग कर 3 रहा से 4 सालों में, 3 से 4 सालों में 2 साल तो बच्चे पढ़े ही नहीं, तो बाकी बच्चे 2 साल। तो उस 2 साल में आपको मतलब ये शुरुआती से आपको इंटरेस्ट था टीचर बनने का? जी, मुझे ऐसा लगा कि यदि बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा गांव शिक्षित होगा, गांव शिक्षित होगा तो हमारा देश शिक्षित होगा। क्योंकि यदि किसी भी काम किया जाए, छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े लेवल तक के, वो काम होती है शिक्षा के लिए। यदि इस बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो किसी भी काम, हम भी कोई ना कोई शिक्षक से ही पढ़े हैं तो आज बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यदि बच्चे अच्छे पढ़ेंगे नहीं तो आगे जाकर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ये मेरी सोच है। इसलिए मैं जी जरूर जरूर। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार। अरुण जी, आप बताइए कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? साइंस। साइंस के। यहाँ पे मतलब साइंस के टीचर ज़्यादा आए हैं, तो साइंस बेसिकली सी बात है कि जब साइंस के टीचर है तो कोरोना के बारे में मेरे मतलब यहाँ पे सबसे बेहतर तो आप जानते होंगे। तो कोरोना को लेकर आपकी क्या राय है? कोरोना को लेकर यही है कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सबसे पहले अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले कोचिंग संस्थान को बंद किया जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कहीं भी अगर भीड़ में जाइए तो कोरोना नहीं है, ठीक है? तो आप सीधे से खड़े हो ठीक है, अगर आप भीड़ में जाइए तो कोरोना नहीं है, ठीक है? कहीं भी जाइए मार्केट में तो कोरोना नहीं है। लेकिन ये मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि सबसे पहले कोचिंग में जाता है कोरोना, ठीक है? तो यही करना है कि बच्चों इस वर्ष तो एग्ज़ाम देगा, ठीक है? तो उसके लिए भविष्य की ओर देखते हुए मुझे अगर ऐसा है तो अगर एग्ज़ाम नहीं लेता तो दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर एग्ज़ाम लेता है फिर भी लास्ट में अगर दे दिया तो बच्चे कैसे कंप्लीट कर पाएंगे अपना सिलेबस? और यही जो 1 महीना है ना, तो यही में बेहतर से बेहतर तैयारी कराया जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रमोट भी किया जा रहा है बिना एग्जाम के। जो प्रमोशन हो रहे हैं बच्चों को वो काफ़ी, क्योंकि डिग्री से मतलब डिग्री ज़रूरी नहीं होता है, बच्चों का नॉलेज ज़रूरी होता है। डिग्री तो मिल जा रही है लेकिन नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो जो 2 साल जैसे कि अब 10th पास आउट हो जाए, 10th में क्या पढ़ाई हुआ है, साइंस में कौन सा सिलेबस है वो पता नहीं चल रहा है, बच्चों को बस डिग्री से मतलब है। हाँ, डिग्री से। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि इसमें डिग्री से मतलब है, क्योंकि बच्चों को अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है,
तो उसमें उसमें अगर आता है तो एक मान के चलिए कि पढ़ा, ठीक है, अगर 1 महीना पढ़ा फिर बंद हो गया तो उसमें उसका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता और छूट जाता। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम संतोष संगम है। अच्छा, संतोष संगम जी, आप बताइए आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? हम मैथ का टीचर हैं। ओहो, मैथ्स के टीचर। सबसे जो टफेस्ट सब्जेक्ट होता है, सारे बच्चों के लिए नहीं, कुछ बच्चों के लिए, कुछ में से मैं भी आती हूँ, तो सबसे जो टफेस्ट जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। तो आप बताइए कि आपके लिए कितना कोरोना का जो दौर है वो कितना खतरनाक रहा, मैथ्स की तरह खतरनाक रहा? मैथ से भी ज़्यादा बोलिए तो ये कोरोना का काल जो है सो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा। जैसा कि हम लोग मानते हैं कि मैथ्स जो है से बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट फील होता है। जैसे मैथ बिना प्रैक्टिस का कुछ कर नहीं पाता है बच्चा, और ये ऐसा हो रहा है कि रेगुलर क्लास चल नहीं रहा है। 2 मंथ चला फिर बंद, फिर चला फिर बंद, फिर चला फिर बंद, तो ऐसे में मैथ तो कभी कर नहीं पाएगा। बीच में स्कूल्स खुले थे, तो क्या आपने अपने शिक्षण संस्था को खोले? जी, मैं खोला था, फिर बंद हो गया। फिर बंद हो गया। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चों का जो पढ़ने का जो सिलसिला होता है वो जो रिदम होता है, जैसा कि उन्होंने कहा था, वो टूट जाता है। तो इसमें बहुत परेशानी हो रहा होगा। और मतलब बड़े बच्चे जो होते हैं 8-9 साल, मतलब 11-12 साल के, वो लोग तो समझ जाते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी उन लोग को थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 क्लास में है, जो 2 क्लास में है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल का दौर होता है। बच्चों से ज़्यादा टीचर को मेहनत करना पड़ता है, और बच्चा को इतना तक सिखाता है, उसके बाद ही फिर क्लास कोचिंग बंद हो जाती है, तो दिल से तो बहुत ज़्यादा दुख होता ही है। और कोरोना एक तरह से कहा जाए तो ये पढ़ाई का दुश्मन हो गया है। अच्छा, आपको लगता है कि कोरोना पढ़ाई का दुश्मन हो गया है, सरकार टीचर के दुश्मन हो गए हैं? ये पूरा एकदम से हम कह सकते हैं कि ये पढ़ाई का दुश्मन हो गया है कोरोना। और ये सरकार एक बड़ा सा मुद्दा कोचिंग संस्थान में उठाती है, ना कि चुनाव में। चुनाव होगी ही, एग्ज़ाम होगा ही, और क्लास नहीं चलेगी। 1 मंथ है एग्ज़ाम में, 10th का एग्ज़ाम है, अगर बच्चा सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा तो वो कहाँ से एग्ज़ाम देगा? और एग्जाम दे देगा, अगर वो प्रमोट हो भी जा रहा है, फिर वो बेरोजगार बैठ जाएगा, क्योंकि नॉलेज की कमी हो जाएगी। जो लैक ऑफ नॉलेज है उनको मिल नहीं पाएगा। नहीं मिल पाएगा। और मैथ ऐसा जब सब्जेक्ट है कि बिना प्रैक्टिस का वो बच्चा एक कदम ही आगे नहीं बढ़ा सकता। और हमको तो लगता है कि मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में मैथ्स को पढ़ाना मतलब बहुत मुश्किल होता होगा, और बच्चों को समझना भी मैथ्स बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, सामने टीचर्स खड़े रहते हैं, तो मैथ्स को थोड़ा सा समझना ईजी हो जाता है। जी, मैथ बिना प्रैक्टिस का है नहीं। मैथ कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है बिल्कुल। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक मैथ नहीं हो पाएगा, और बच्चा को सामने रह करके प्रैक्टिस करवाना होता है। वो बच्चा तब जाकर प्रैक्टिस करता है और घर का होमवर्क कर पाता है। अब तो ना बच्चा ऑनलाइन सही से पढ़ पाता है, ना ही तो क्लास खुल रही, तो कहाँ से बच्चा पढ़ पाएगा? जी। आप बताइए, आप किस चीज़ के टीचर हैं? मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, योगेंद्र इंग्लिश स्टडी सेंटर चलाता हूँ सिरघाटी में ही। योगेंद्र जी, आप कोचिंग संस्था चलाते हैं, कितने टाइम हुआ, कितना टाइम से आप चला रहे हैं? तकरीबन 1.5 वर्ष से चला रहा हूँ। 1.5 वर्ष से चला रहे हैं? 2 साल से तो कोरोना है। कोरोना है, तो कोरोना में तो मेरा कोचिंग डैमेज कर गया। कोरोना के दौरान कोरोना के दौर में आप कोचिंग खोले थे, और उसमें आपका कोचिंग? जी, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे मैम। तो इसी बीच में घर से मेरा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अपने अथी पे कोचिंग संस्थान को खोला, और इससे सोचे कि मैं अपना इनकम जनरेट करके अपना पढ़ाई को जारी रखें, कंटिन्यू। आप पढ़ते भी हैं? पढ़ते भी हैं। तो आप टीचर भी है, आप स्टूडेंट भी है, अंडर ग्रेजुएट है, तो आपके लिए भी तो पढ़ाई बहुत मुश्किल होता होगा ना? आप कैसे बिल्कुल अपना पढ़ाई तो हम ऑनलाइन मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं पढ़ाई के प्रति, लेकिन हर एक बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मतलब आपके जितने स्टूडेंट है वो इररिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्स नहीं कहा जा सकता है। अगर 100 बच्चा है तो उनमें से माना जाए तो 70% रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 30% रिस्पॉन्सिबल कम होते हैं। और फिर नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, फ़ोन का प्रॉब्लम हो जाता है, बैटरी का प्रॉब्लम हो जाता है, घर में बहुत सारे शोर हो जाते हैं, और वो होना मतलब वो जायज़ है, क्योंकि घर का माहौल पढ़ाई के माहौल जैसा नहीं होता है। स्कूल्स के कोचिंग का एक अलग ही माहौल होता है पढ़ाने का। बिल्कुल, हम सब हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार का पर कैपिटा इनकम तो सबको पता है। किन्हीं के पास मोबाइल है, किन्हीं के पास मोबाइल ना भी है, और मोबाइल है तो रिचार्ज इनका महंगा हो गया। और कोचिंग क्लासेस में क्या है कि 200-300 फी में हम लोग पढ़ा देते हैं, है ना। और इसके कारण बहुत से लड़के के पास ऑनलाइन सुविधा ही नहीं है। मेरे पास लगभग 100+ बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 30% के पास मोबाइल तो है ही नहीं। तो जिनके पास मोबाइल ना है वो ऑनलाइन कैसे अटेंड कर सकते हैं? हालांकि हम सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरा मांग है कि कोरोना के दौरान हम लोग के गाइडलाइंस दिया जाए,
जो भी गाइडलाइंस दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस को चलाने की अनुमति दी जाए, और जो भी हम लोग को गाइडलाइंस दिया जाएगा उसी के माध्यम से हम लोग क्लास चलाएंगे। यही सरकार से कहेंगे हम लोग, कहा है कि सारा चीज़ें चला हुआ है, पब्लिक प्लेस सब खुला हुआ है, मार्केट खुला हुआ है, बसें चल रहे हैं, तो उसमें कोरोना नहीं होंगे और बच्चे को हो जाएंगे, जबकि बच्चा खुद डिसिप्लिन में रहता है। जी, तो मतलब इनका कहना है कि सरकार गाइडलाइंस को देखते हुए स्कूल्स और कोचिंग की संस्था खोलें। गाइडलाइंस 50%, 20% बच्चों को बुलाएं और बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 साल में जिस तरह से आम जनता परेशान है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, उस तरह से जो शिक्षक होते हैं वो भी फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाना रहता है, उन्हीं से बच्चे पढ़ते हैं, तब वो जाके आगे हमारे देश के लिए वो काम करेंगे। लेकिन अभी इस दौर में बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे टीचर्स बेरोजगार हो गए हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं हम लोग, तो रेंट भी अपना घर से भर रहे हैं, अभी होम ट्यूशन पढ़ा करके भर रहे हैं अभी। ये आपने बताया कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो उससे आपकी इनकम होती है? नहीं मैम, अभी तो वो मोनेटाइज भी नहीं हो पाया है उस पे। लगभग 300-400 सब्सक्राइबर अभी हुए हैं और यूट्यूब चैनल को अभी रन किए हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं कि कहीं से कुछ मदद मिल जाए। और अभी हमारे साथ मौजूद है प्राइवेट स्कूल के सेक्रेटरी सर, बताएं आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, आप बताइए कि कोरोना का जो सिचुएशन है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस हो रही है उसमें कितना डिफरेंसेस है, कितना मुश्किल में होता है टीचर्स के लिए? जहाँ पे आप लोग न्यूज़ कवरेज करने के लिए आए हैं, ये बिहार का सबसे बड़ा अनुमंडल है, लेकिन बिल्कुल पिछड़ा अनुमंडल है और यहाँ बिल्कुल ऑनलाइन सक्सेस नहीं है। जब तक ऑफलाइन नहीं होगा तब तक बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में है। तो मतलब आपके ख्याल से लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है वो आ रहा है, ऑफलाइन क्लासेस में ही बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, ऑनलाइन में नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ऐसा बहुत होता है क्योंकि पिछले 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस का ही जो सिलसिला लगातार जारी है, बीच में स्कूल्स खुले थे फिर बंद हो चुका है, तो उसमें ना बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। उस पर आप क्या कहना है? देखिए, इसमें तो सरकार की सोची समझी साजिश है। शिक्षा को बिल्कुल सरकार चौपट कर रही है और बच्चे को बिल्कुल दिमाग से अपाहिज बना दे रही है। इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा सक्सेस शिक्षा नहीं है। जब हम लोग बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं वो 100% सक्सेस नहीं हो पाता है, वो भी 90% तक जाता है। तो ये ऑनलाइन तो खैर ऑनलाइन है, ये सक्सेस ही नहीं है। क्योंकि एक तरफ सरकार कहते हैं कि बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए वो एकदम सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ सरकार ही स्कूल्स के खिलाफ, शिक्षा संस्था के खिलाफ वो एकदम दुश्मन बन के खड़े हैं। एक्चुअली में है ना मैम, सरकार नियम बनाती है, नीति की आवश्यकता है। जब तक नीति नहीं बनेगा तो सरकार के नियम से काम नहीं चलेगा। एक और सरकार नियम बनाती है, नीति नहीं रहता है। इन्हीं का वर्ल्ड बैंक का जो डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं कि स्कूल को इमीडिएट खोला जाए, इसको कोरोना के संक्रमण से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। फिर कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, किनके साथ क्राइसिस, कौन सा IAS के साथ इन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करवाते हैं, समझ में नहीं आती है। इसीलिए इमीडिएट इनको बच्चे का स्कूल, तुरंत स्कूल कोचिंग जितने भी हैं एजुकेशन सेंटर, उनको इमीडिएट खुलवाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी बहुत परेशान है, टीचर्स बेरोजगार हो गए हैं। बड़े इंस्टीट्यूट तो ठीक है, वो भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन जो छोटे संस्था चलाते थे उनकी संस्था एकदम ठप पड़ चुकी है, एकदम बंद हो चुकी है। बिल्कुल, खास करके वो ऐसे विद्यालय जो तो किराए के मकान में चलते हैं, या जो जिस लेवल का विद्यालय है मैम, सबको परेशानी है। उससे जितने भी आश्रित उनके लोग हैं, जो भी टीचर्स हैं, ड्राइवर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, सारे के सारे परेशान हैं, बिल्कुल पलायन होने की तैयारी में है। क्योंकि जब चुनाव का जब टाइम होता है तब कोरोना नहीं होता है, क्योंकि जो ऑफलाइन रैली निकाली जाती है लेकिन क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। क्यों? चुनाव में कोरोना संक्रमण का डर नहीं होता है, रैली में कोरोना का फैलने का कोई डर नहीं होता, लेकिन बच्चे स्कूल में जाएंगे तो कोरोना का फैलने का डर होगा, संक्रमण तेजी से फैलेगा, बच्चों के लिए नुकसान होगा। उसी तरह रैली में भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि रैली भी ऑनलाइन करवा दे फिर। बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल सही बोला मैम, लेकिन ये तो सरकार, वही तो मैंने बोला ना कि नीति बनाने की आवश्यकता है। नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट, अभी हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री लागू किए, टोला सेवक घर घर पे जाके पढ़ाएंगे।
क्या टोला सेवक घर पे जाके पढ़ाएंगे या टोला सेवक घर पे संक्रमण लेके जाएंगे? ये क्यों नहीं सोच रहे? वो तो संक्रमण लेके जाएंगे। स्कूल सबसे सेफ्टी जगह है। स्कूल से ऐसा मैसेज दिया जा सकता है, अगर आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, अगर मुझे स्कूल में कह देंगे या घर में आके कह देंगे कि मेरे को ना टीचर बताए हैं कि बिना मास्क लगा के नहीं निकलना है, तो नहीं निकलेगा, लेकिन आपका बात नहीं समझेगा। बट टीचर का बात सबसे ज़्यादा फॉलो बच्चे करते हैं, इसलिए इमीडिएट इनको स्कूल ऑफलाइन शुरू करना चाहिए, ताकि इनका भी जो वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीनेशन भी स्कूल बंद होने से अफेक्टेड हुआ है। अगर इनको वैक्सीनेशन भी एक टारगेट पे ले जाना है तो इनको इमीडिएट स्कूल ऑफलाइन शुरू करनी चाहिए। क्योंकि और रही बात वैक्सीनेशन की, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने सही बताया कि जो स्कूल का जो मैटर होता है, जो स्कूल का जो माहौल होता है वो अलग होता है और घर का माहौल में बहुत ज़्यादा ही अंतर होता है, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे को उस माहौल में रखा जाता है, बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स के बात सुनते हैं, लेकिन घर में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो एकदम नहीं, उनको मतलब कहीं से शोरगुल, पेरेंट्स है, पेरेंट्स का बात नहीं सुनते हैं। लेकिन स्कूल में तो गार्जियन के रूप में सबसे बड़े गार्जियन तो उनके टीचर्स ही होते हैं। आप हमें ये बताइए कि लेकिन जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो सिलसिला था, उसमें जो बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो उसमें कितनी मुश्किल होती होगी? बहुत मुश्किल मैम, 99% मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भले ही लोग बोल देते हैं कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चल रहा है, बिल्कुल वो जो कारपोरेट स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल, हो सकता है वो कामयाब होता होगा, लेकिन हम छोटे स्कूल वाले कामयाब नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक मतलब बच्चे पढ़ते ही नहीं है। ऑफलाइन में तो बच्चे का ध्यान एकदम रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकली पढ़ना और थ्योरेटिकल पढ़ना में बहुत अंतर होता है। प्रैक्टिकली बच्चों को आप समझा सकते हैं, ऑनलाइन में कभी, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है। उन बच्चों ने सबसे ज़्यादा मुसीबतें देखी है, उन पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा मुसीबतें देखी है। देखिए मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें चौथे स्तंभ की भी सबसे बड़ी गलती है। आप मीडिया वालों की भी गलती है, क्योंकि आप मीडिया वाले कहीं ना कहीं उनके होकर सरकार के हित में सिर्फ सोचते हैं, जनता के हित में नहीं सोचते। जनता के हित में सोचिए, आप क्यों नहीं दिखाते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत लोग सिर्फ भोजन करने स्कूल के गेट पे जाते हैं, शिक्षा लेने नहीं जाते हैं? आप लोग इसको क्यों नहीं दिखाते हैं? सरकारी विद्यालयों में सुबह 10 बजे 400 बच्चे होते हैं, जब उसकी छुट्टी होती है 40 बच्चे नहीं दिखते हैं। सरकार को क्या ये पता नहीं है? एजुकेशन को बिल्कुल सरकार चौपट करना चाहती है, ताकि उनके बच्चे कल होके नेता बने। इधर से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नेता नहीं बने। आप जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली की सरकार को देख लीजिए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही टीचर्स है, लेकिन शिक्षा को राजनीति से अलग किए। देखिए दिल्ली में बहुत सारे निजी विद्यालय बंद हो गए, क्यों? उनके बेहतर पढ़ाई के चलते बंद हुआ। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, चूँकि इनके यहाँ पढ़ाई नहीं देना है, दूसरे कामों के लिए शिक्षकों की बहाली होती है, सिर्फ इनरोल किया जाता है, उनको ड्यूटी सिखलाया नहीं जाता। इसलिए मैम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीति बनाने की आवश्यकता है, नियम से सरकार नहीं चलती है। मतलब आपके ख्याल से जो सुशासन बाबू का जो सरकार चल रहा है, उसमें सिर्फ धांधली हो रही है शिक्षा संस्था में? बिल्कुल बिल्कुल मैम, नो डाउट, बिल्कुल धांधली हो रही है शिक्षा में। अगर धांधली नहीं होती है, सबसे ज़्यादा बिहार से IITian निकलता है, IAS निकलता था। आज के डेट में देख लीजिए, हमारे जितने भी बच्चे हैं, जहाँ पे भी आप इंटरव्यू करने आए हैं, कितने लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बावजूद भी ये कोरोना के नाम पर सारा का सारा पढ़ाई बच्चे का चौपट हो गया। अभी तो देख लीजिए ना मैम, 2020 में जो फर्स्ट कोरोना काल आया, बगैर एग्ज़ाम दिए हुए बच्चों का रिजल्ट हो गया। अभी वही बच्चे इंटर में एग्ज़ाम दे देंगे, बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम देंगे, उनका भी रिजल्ट। फिर कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसा उनका व्यवस्था चलेगा? क्योंकि सिर्फ डिग्री मिल रही है, नॉलेज की बहुत कमी होगी, और रोजगार पाने के लिए नॉलेज की ज़रूरत ज़्यादा होती है, डिग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तो आप किसी काम के नहीं हैं। तो अभी जो सरकार जो प्रमोशन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, बिना एग्जाम का पास कर दिया है, वो सब में भी धांधली एक तरह से हम बता सकते हैं। बिल्कुल मैम, इसीलिए तो आपका भी जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में डॉक्टर प्रमोट होंगे, डॉक्टर जाएंगे तो आला कहाँ लगाएंगे? सही जगह पे आला नहीं लगाएंगे ना, बिल्कुल उनका जजमेंट सही नहीं होगा। इसीलिए मैम, सबसे पहले इनको शिक्षा पे जोर देना चाहिए,
ऑफलाइन शिक्षा पे जोर देना चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा को इमीडिएट बंद करना चाहिए, इसको एक साइड के रूप में, ऑप्शन के रूप में रखना चाहिए। लेकिन आज सरकार ऑफलाइन शिक्षा को ऑप्शन बना लिया है और ऑनलाइन को परमानेंट कर दिया है, इसलिए इनकी नीयत बिल्कुल गलत है। तो आपका सुशासन बाबू से आपका क्या डिमांड है, आप क्या मांग करते हो? कि सुशासन बाबू से मेरा यही डिमांड है कि ये इमीडिएट जो बिहार में पहले शिक्षा दी जाती थी उसी तरह की शिक्षा को लागू करें। और ये खुद शिक्षित है, खुद इंजीनियर रह चुके हैं, इसलिए इनसे मेरा उम्मीद है कि इमीडिएट सारे कोचिंग संस्थान, निजी स्कूल, जो भी स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स को ऑफलाइन शुरू करें। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण भी होता है इनको विद्यालय से लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। और तो देखा आपने, और इस वक्त हम जहाँ पे हम लोग जो चर्चा कर रहे थे स्कूल में कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी को बताते हैं कि कैमरा थोड़ा इस साइड करे। आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल है कितना वीरान पड़ा हुआ है। काफ़ी दिनों से, हम कह सकते हैं कि काफ़ी सालों से ये स्कूल नहीं खुला हुआ है। जिस स्कूल में शोर गुल की हमेशा शोर होती थी, अगल बगल के लोग परेशान हो जाते थे कि स्कूल में कितना हल्ला होता है। पीटी टाइम, लंच टाइम, ब्रेक टाइम, ये सब इस टाइम में स्कूल्स में हल्ला होते थे। अब एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है ये पूरा ऑफिस, ये पूरा स्कूल। तो इन सारे टीचरों का यही मांग है कि स्कूल शिक्षा संस्था जो है उसको अच्छे से मुहैया कराया जाए, उसको खोला जाए, गाइडलाइंस को फॉलो करके ही खोला जाए। 20%, 50% के अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाया जाए। तो देखा आपने किस तरह से कोरोना काल में बच्चे ही नहीं, शिक्षकगण भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब इनकी ये समस्या आ चुकी है कि ये जिए या मरे, क्योंकि ना तो ये जीने के लिए पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और मरने के लिए तो वो आप सोच ही रहे हैं। तो इनकी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। बच्चे के साथ साथ सारे टीचर्स भी हैं, वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। तो इसी के साथ मैं निशा, हमारे सहयोगी अमित राज के साथ गया शेरघाटी।